दोस्तों नमस्कार। तो इस वीडियो में जो आप विषय देख रहे हैं वह विषय है रूस व यूक्रेन के बीच भारत की संतुलनकारी रणनीति। ठीक है, इसका विषय है और अब इस हम निबंध को पढ़ने वाले हैं। लिखा है कि रूस वर्तमान समय में यूक्रेन के साथ युद्ध में संलग्न है। 24 फरवरी 2022 को रूस की सैनिक कार्रवाई से आरंभ हुआ यह युद्ध लंबा खिंच गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूरोपीय देशों द्वारा यूक्रेन को आर्थिक, सैनिक व राजनीतिक सहायता प्रदान की जा रही है। यूरोप के देश यूक्रेन में रूस की सैनिक कार्रवाई को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। उधर अमेरिका रूस को अपने वैश्विक वर्चस्व के लिए एक चुनौती मानता है। इस युद्ध के कारण अमेरिका तथा पश्चिमी देशों ने रूस के विरुद्ध कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका तथा यूरोप के देश भारत से भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को शिथिल कर यूक्रेन में आक्रमण करने के लिए रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत रूस से अपने विशिष्ट सामरिक संबंधों के चलते ऐसा करने से बचता रहा है। यह बात सच है कि भारत व अमेरिका के बीच सामरिक संबंध है, लेकिन भारत अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ भी अपने सामरिक संबंधों को मजबूत करना चाहता है। अतः भारत अमेरिका व रूस के बीच संतुलित संबंधों की नीति पर चल रहा है। हाल ही में मोदी की रूस यात्रा तथा उसके बाद यूक्रेन यात्रा का यही मुख्य उद्देश्य जो है था। तो श्री मोदी की रूस यात्रा देखें, जुलाई 2024 में संपन्न हुई, उसे देखते हैं। तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 से 10 जुलाई 2024 को रूस की सरकारी यात्रा की। यह बात सच है कि यूक्रेन युद्ध के कारण मोदी की रूस यात्रा का सामरिक महत्व बढ़ गया है, अन्यथा यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित आधार पर चल रहे उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है। ठीक है, भारत व रूस के बीच वर्ष 2000 में से ही नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था चल रही है। इसी क्रम में 2021 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे। कतिपय अपरिहार्य कारणों से मोदी 2022 व 2023 में रूस की यात्रा पर नहीं जा सके, अतः उनकी जुलाई 2024 की रूस यात्रा उक्त वार्षिक शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था का ही हिस्सा है। लेकिन इस बीच जब भी मोदी व पुतिन के बीच अन्य मंचों पर मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा की। 2022 में G20 सम्मेलन के समय जकार्ता में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, जिसमें मोदी ने अपना प्रसिद्ध वाक्य दोहराया था कि यह समय युद्ध का नहीं है। ठीक है, पश्चिमी देशों में मोदी के इस कथन को पर्याप्त समर्थन मिला था। जुलाई 2024 की यात्रा के दौरान मोदी पुतिन के बीच आपसी लाभ के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही दोनों नेताओं के बीच सदैव की भांति व्यक्तिगत केमिस्ट्री भी दिखाई दी, खासकर तब जब दोनों नेता जो है एक दूसरे के गले मिले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को यह भी स्मरण कराया कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। दोनों नेताओं ने यात्रा के अंत में जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया उसमें निम्न बिंदुओं पर सहयोग मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया है। पहला कि भारत रूस विशेष तथा विशेषाधिकार युक्त सामरिक साझेदारी। ठीक है। दूसरा, व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी को प्रोत्साहित करना। 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग $60 बिलियन हो गया है, जो दोनों के लिए संतोषजनक है। अब दोनों देशों ने 2030 तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दोनों देशों ने 2030 तक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम 2030 नामक कार्यक्रम भी तैयार किया है। यातायात व संपर्कता के अंतर्गत दोनों देशों ने पहले से चले आ रहे उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय यातायात गलियारे यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, का तथा चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को यथाशीघ्र क्रियाशील करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सुदूर पूर्व तथा आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, भारत रूस के सहयोग से आर्कटिक क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। पाँचवा की परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष में सहयोग। रूस द्वारा भारत के कूडनकुलम तमिलनाडु में इस समय 6000 मेगावाट के 6 परमाणु संयंत्र लगाए जाने हैं। इनमें से केवल 2 संयंत्र ही इस समय कार्यरत है। शेष 4 संयंत्रों को शीघ्र पूरा करने पर सहमति बनी है। छठा, प्रतिरक्षा में सहयोग। वर्तमान में रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता देश है।
भारत ने पूर्व में खरीदी गई रक्षा मशीनरी के रखरखाव के लिए उनके कल पुर्जों की आपूर्ति करने तथा S-400 प्रतिरक्षा प्रणाली को समय से आपूर्ति करने पर बल दिया है। ठीक है। सातवां, आतंकवादी रोधी उपायों में सहयोग। दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रत्यक्ष रूप को अस्वीकार्य बताते हुए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया है। आठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य बहुपक्षीय मंचों में सहयोग। दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित विभिन्न वैश्विक मंचों में सहयोग व समन्वय बढ़ाने पर बल दिया है। शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान व तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर बल। इसके अलावा दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, रूस के पूर्वी क्षेत्रों के विकास तथा आर्कटिक क्षेत्र आदि में सहयोग के लिए 9 समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। ठीक है। मोदी की रूस यात्रा पर पश्चिमी प्रतिक्रिया। रूस यात्रा के बाद भारत को पश्चिमी देशों में नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली, जिसको संतुलित करने के लिए मोदी ने अल्प अंतराल में अगस्त 2024 में ही यूक्रेन की यात्रा की। भारत की रूस यात्रा की अमेरिका तथा यूक्रेन द्वारा आलोचना की गई। यात्रा के समय की परिस्थितियां भी भारत के विपरीत थी। पहला कि मोदी की यात्रा के ठीक पहले रूस की सेनाओं ने यूक्रेन में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिसकी चारों ओर आलोचना हो रही थी। दूसरा, जब मोदी मॉस्को में अपनी यात्रा पर थे उस समय नाटो देशों के नेता वाशिंगटन में रूस के विरुद्ध रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। यात्रा के दौरान मोदी व पुतिन गले मिले, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक अपराधी से गले मिलने जैसे बताया। इस प्रतिक्रिया की एक पृष्ठभूमि भी थी। फरवरी 2022 में यूक्रेन के विरुद्ध रूस के आक्रमण के बाद अमेरिका का तथा नाटो देशों ने रूस के विरुद्ध कई प्रकार के आर्थिक व सैनिक प्रतिबंध जो है लगा दिए थे। उनकी उम्मीद थी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक मित्र देश भी इन प्रतिबंधों के बाद रूस से अपनी दूरी बना लेंगे। अमेरिका तथा पश्चिमी देश यह भी चाहते थे कि भारत भी रूस को आक्रमणकारी घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों का समर्थन करे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने पश्चिमी देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत सभी रूस विरोधी प्रस्तावों में होने वाले मतदान में भाग नहीं लिया। इसके साथ ही भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों को न मानते हुए 2023 में रूस से सस्ता तेल भी खरीदा, जो प्रत्येक वर्ष की तुलना में अधिक था। भारत के उक्त कदमों से अमेरिका तथा पश्चिमी देश भारत की रूस के प्रति नीति से असंतुष्ट हो गए थे। इसके बाद यूक्रेन में शांति की स्थापना के लिए 15 से 16 जुलाई 2024 को स्विट्जरलैंड में एक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित 92 देशों तथा 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारत ने इस आधार पर इस शिखर सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि सम्मेलन में रूस को नहीं आमंत्रित किया गया था। भारत का तर्क है कि रूस के सहयोग के बिना यूक्रेन में शांति स्थापना नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर अमेरिका व पश्चिमी देश भारत की रूस के प्रति नीति से पहले ही खिन्न थे। अतः पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका व यूक्रेन में मोदी की यात्रा को नकारात्मक रूप से लिया गया। ऐसी स्थिति में भारत के लिए सुधारात्मक कूटनीतिक कदम उठाने की आवश्यकता थी। यह सुधारात्मक कदम मोदी की अगस्त 2024 की यूक्रेन यात्रा के रूप में सामने आया। ठीक है। मोदी की यूक्रेन यात्रा अगस्त 2024। ठीक है। उक्त परिस्थितियों के आलोक में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के आमंत्रण पर 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा की। इस यात्रा के पहले उन्होंने 21 से 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा की। पोलैंड से वे रेल फोर्स 1 नामक विशेष ट्रेन द्वारा 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँचे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा थी। यूक्रेन 1991 में रूस से अलग होकर स्वतंत्र देश बना था तथा भारत व यूक्रेन ने 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य मोदी द्वारा जुलाई 2024 में की गई रूस यात्रा के अमेरिकी तथा अन्य देशों द्वारा की गई आलोचना का जवाब देना था। इस यात्रा के दौरान भी मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी उसी प्रकार गले मिले जिस प्रकार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से गले मिले थे तथा यह सिद्ध किया कि गले मिलना भारत की संस्कृति की विशेषता है। मोदी ने यूक्रेन में भी भारत का शांति का संदेश दिया। मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत प्रत्येक देश की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से उम्मीद की है
कि भारत अगली बार यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन करे। ठीक है, भारत ने एक मित्र के रूप में यूक्रेन में शांति स्थापना में अपना योगदान देने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए, जिसमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। दोनों नेताओं ने अपने वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर ऊपर उठाकर भविष्य में सामरिक साझेदारी स्तर तक ले जाने की सहमति व्यक्त की। ठीक है, दोनों देशों ने 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट तथा रायसीना डायलॉग सहित अन्य मंचों पर उच्च स्तरीय आदान प्रदान को संतोषजनक माना। ठीक है, दूसरा कि भारत ने यूक्रेन की समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया तथा वहां संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों जैसे राष्ट्रों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने इसी आधार पर जून 2024 में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। यूक्रेन का मानना था कि शांति सम्मेलन में स्वीकृत संयुक्त घोषणा पत्र यूक्रेन में शांति स्थापना का आधार हो सकता है। दूसरी तरफ भारत ने इस बात को दोहराया है कि यूक्रेन में शांति स्थापना के लिए सभी पक्षों द्वारा नए व सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तीसरा, उद्योग, डिजिटल पब्लिक ढांचा तथा हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी के साथ दोनों पक्षों ने अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु विचार विमर्श किया। ये विषय हैं व्यापार, कृषि, चिकित्सा, प्रतिरक्षा, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति। ठीक है, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों नेताओं ने नियमित आधार पर भारत यूक्रेन अंतः सरकारी आयोग यानी इंडो यूक्रेनियन इंटर गवर्नमेंटल और कमीशन के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि इस आयोग की अध्यक्षता संयुक्त रूप से दोनों देशों के विदेश मंत्री करते हैं। इस आयोग की 6ठी बैठक मार्च 2024 में नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोनों नेताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध के आरंभ होने के बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग में कमी आई है। अतः दोनों नेताओं ने अपने संबंधित अधिकारियों को आर्थिक सहयोग को पूर्व के स्तर तक बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए। ठीक है, पांचवा कि दोनों पक्षों ने विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप यानी कि संयुक्त कार्यवाही दल की स्थापना की है। इस संयुक्त कार्यवाही दल की अभी तक 8 बैठकें हो चुकी हैं। दोनों पक्षों ने इसके सफल संचालन पर संतोष व्यक्त किया। छठा कि दोनों नेताओं ने प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि भारत व यूक्रेन ने 2012 में ही प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा इस क्षेत्र में भी एक संयुक्त कार्यवाही दल यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की स्थापना की थी। लेकिन इस कार्य दल की अभी तक केवल एक ही बैठक संपन्न हो पाई है। अतः दोनों नेताओं ने प्रतिरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यवाही दल को सक्रिय बनाने पर बल दिया। ठीक है, सातवां देखें तो इसके अलावा दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा दोनों देशों की जनता के बीच आदान प्रदान व संपर्क बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत की संतुलन की रणनीति का मूल्यांकन करें। तो उल्लेखनीय है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सामरिक स्वायत्तता के अंतर्गत यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों तथा रूस के बीच संतुलन की रणनीति पर चल रहा है। इस युद्ध के दौरान अमेरिका व पश्चिमी देश भारत को पूरी तरह से अपने पक्ष में खींचने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को यथावत बनाए रखने पर बल दिया है। इसी नीति को संतुलन की रणनीति कहा जाता है। भारत को दोनों पक्षों से सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए भारत ने एक साथ रूस व यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा 1 माह के अंतराल में की है। इस नीति की भारत के लिए 2 उपलब्धियां हैं। पहला कि भारत ने इस संतुलन के द्वारा अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास किया है, अभी तक भारत को इसमें सफलता मिली है। और दूसरा कि भारत को इस रणनीति का कूटनीतिक लाभ भी हुआ है। वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देश इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता करा सकता है, क्योंकि भारत दोनों पक्षों में विश्वासपूर्वक बात कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि केवल 3 देश यानी कि भारत, ब्राज़ील तथा चीन इस युद्ध में शांति की पहल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में पश्चिमी देश व यूक्रेन ब्राज़ील व चीन पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, अतः भारत ही ऐसा देश है जिस पर दोनों पक्ष समान रूप से विश्वास करते हैं। लेकिन भारत की संतुलन की नीति का एक नकारात्मक पहलू यह भी है
कि यदि यूक्रेन में युद्ध जो है समाप्त नहीं होता है तो दोनों पक्षों के बीच तनाव और अधिक बढ़ जाएंगे तथा भारत को संतुलन बनाने में कठिनाई का सामना करना होगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्ष भारत से दूरी बना सकते हैं। अतः भारत द्वारा निरंतर यूक्रेन में शांति के प्रयासों का समर्थन किया जाना आवश्यक है ताकि इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान निकाला जा सके। ठीक है, तो हमने ये दूसरा निबंध पढ़ा जो रूस व यूक्रेन के बीच भारत की संतुलनकारी रणनीति से था। ठीक है, इस विषय पर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।